गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर, क्या हमने तो लगभग सर आपको लघु उत्तरीय सवाल हम करवा दिए, ठीक है। अब बारी है किसका, दीर्घ उत्तरीय सवाल का। और हमने आपसे वादा किया है सर कि हम पढ़ाते वही हैं जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, और बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो मैं पढ़ाऊंगा सर। और आज से आपका दीर्घ उत्तरीय सवाल का फोड़ना चालू कर दिए हैं सर, और लगातार 5 क्लास फोड़ेंगे दीर्घ उत्तरीय सवाल को, ठीक है। इतने में पूरा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। चलो सर, आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज होगा ना सर थोड़ी सी इनर्जेटिक क्लास होगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने पे 5 नंबर मिलेगा आपको। इसका मतलब कि उसको 5 नंबर जैसा लिखना भी तो है। ऐसा नहीं कि 2 अंक में लिख के छोड़ देना, ऐसा नहीं ना सर। उसको 5 नंबर जैसा लिखना भी है, उसको 5 नंबर जैसा सजाना भी है सर, तभी तो आपको 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा सर, ठीक है। तो तैयार हो ना सर? तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लिख करके कमेंट कर देना सर, क्योंकि कर लो इंडिया से प्यार तभी तो होगा पढ़ाई से प्यार आना सर। देखो अब हम ये पहले बता देना चाहते हैं सर कि देखो बायोलॉजी में कितना मस्त मस्त, ए भाई तू कैसे हो रहा है, बायोलॉजी में कितना मस्त मस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं सर, ठीक है। देखो यहां पे आना, ये सब सवाल आपको हमने टिक करवाया था सर, देखो उपचार ये सब है, ठीक है। बहुत सारा सवाल है सर, तो टेंशन नहीं लेना, हम लोग शुरू से आते हैं, ठीक है। आओ देखो पहला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और ये सवाल लगभग बच्चा जानता होगा, ठीक है। ये सवाल आप लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं तो प्लीज आप इस चीज को कर लीजिए, क्योंकि सर ये एग्जाम में पूछेगा। 2 सीटिंग में से 1 सीटिंग में पक्का फंसेगा रे बाबा, ठीक है। और जो भी लोग सर चैनल पे पहली बार आए थे, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर आपको सिलेक्शन, फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा सर, ठीक है। और साइंस में जो हमने पिछला 110 सवाल करवाया है ना, उसको अगर वो क्लास को नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, यहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। और अब की बार फिर से चश्मा हिला के देखिएगा तो 482 से भी पार रहेगा, ठीक है सर। आइए, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना सर। कहता है ना कि तेरी आंखों में, कहता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तल लेंस का देखो शेप ऐसा होता है, उत्तल लेंस जो होता है ना सर वो ऐसा होता है, ठीक है, आना। और अवतल लेंस जो होता है ना सर ये ऐसा होता है, ठीक है। ये अवतल लेंस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या है, निम्न अंतर है। मेरे साथ सिर्फ बोलते चलना, ठीक है। 1 नंबर में क्या कहता है सर, 1 नंबर में कहता है ना कि यह किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा होता है। कौन, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का शेप ये है, ठीक है। और यहां पर आप देखिएगा कि उत्तल लेंस में जो होता है सर ये शेप हमारा उत्तल लेंस का, ठीक है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा देखिएगा कि इसका जो शेप होता है वो ऐसे होता है। कैसे होता है सर, ये ऐसे होता है, ठीक है। इसका मतलब किनारे पर क्या होता है, तो किनारे पर पतला होता है। और ये वाला देखो यहाँ पे, ये वाला बीच में क्या होता है सर, ये मोटा होता है। बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो उत्तल लेंस यही बोला है कि किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा। और अवतल लेंस का शेप ऐसा होता है, देखो ये किनारे पर क्या है, पतला, और लेकिन बीच में क्या है सर, किनारे पर क्या है, मोटा। देखो किनारे पर क्या है, ये वाला किनारे पर देखो क्या है, मोटा। यहां पर देखो ये वाला बीच में ऐसे होता है। इसको पूरा हम अच्छा से कर देते हैं सर, आना। देखो इसका शेप ऐसे होगा, ठीक है, कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। देखो इसका शेप ऐसे होता है, ठीक है, देखो ऐसे होता है। तो ये हमारा किनारे पर क्या हो गया, ये मोटा हो गया, ये किनारे पर मोटा। और ये वाला बीच में क्या हो गया सर, तो ये आपको पतला हो गया। क्या हो गया, पतला हो गया, ठीक है। तो यही यहां पे बोला गया कि किनारे पर मोटा एवं बीच में क्या, पतला होता है। कौन, अवतल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्या होता है सर, चश्मा हिला के बोलो ना रे बाबा। उत्तल लेंस क्या बोलता है सर कि किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा, लेकिन ये बोलता है किनारे पर मोटा लेकिन बीच में पतला, ठीक है। आना 2 नंबर की तरफ। कहता है इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। किसमें, अवतल लेंस, उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस में केवल काल्पनिक बनाता है, लेकिन उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है सर। क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना वो वस्तु को 6 जगह रखा जाता है। वस्तु को कितना जगह रखा जाता है, 6 जगह रखा जाता है, ठीक है। आना 3 नंबर की तरफ आना, थोड़ी सी शिद्दत से आना सर। ये कहा ऐसे हो रहा है, कहता है क्या कि इसका फोकस वास्तविक होता है। किसका,
इसका इसका बोले तो उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का जो फोकस होता है ना, हमने क्या बोला, वास्तविक होता है। और अवतल लेंस का जो फोकस होता है, इसका फोकस जो होता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो इसका फोकस वास्तविक, किसका, इसका फोकस वास्तविक, इसका बोले तो अवतल। अवतल लेंस का जो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। बड़ा थका होता है सर आना। उत्तल लेंस का क्या होता है सर, तो ये उत्तल लेंस का जो फोकस होता है ना वो क्या होता है, तो ये वास्तविक होता है। और ये अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, आना 4 नंबर में कहता है उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस का फोकस क्या होती है, धनात्मक होती है। हाँ, कहता है क्या कि उत्तल लेंस की फोकस क्या होती है सर, धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस का फोकस जो होता है वो धनात्मक होता है, इसीलिए इसका क्षमता भी क्या होता है, धनात्मक होता है। फिर कहता है कि अवतल लेंस की फोकस जो होती है वो ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की जो फोकस होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसीलिए इसका क्षमता भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। हमने क्या बोला कि उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होती है, इसीलिए इसका क्षमता भी क्या होता है, धनात्मक होता है। और इसका फोकस जो होता है वो ऋणात्मक होती है, इसीलिए इसका क्षमता भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है सर तो एक बार मेरे साथ बोलना पड़ेगा। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बोलोगे ना जी, बोलो ना जी। देखो पढ़ाई से कभी दूर हटना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कहता है क्या सर कि यह किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा, यह किनारे पर मोटा लेकिन बीच में पतला। कहता है इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस काल्पनिक होता है। फिर कहता है ये उत्तल लेंस की फोकस वास्तविक उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक होती है, इसीलिए क्षमता धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक, इसीलिए इसका क्षमता धनात्मक। कहता है अवतल लेंस की फोकस ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए इसका क्षमता भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कहता है इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। अब आ गया तागड़ा वाला सवाल। अब क्या आ गया सर, बायोलॉजी का एकदम तागड़ा वाला सवाल। इस सवाल को देखोगे ना तो दिल ऐसे करेगा, ऐसे करेगा सर। पता है क्यों, क्योंकि ये सवाल एकदम फंसने वाला है। बायोलॉजी का एकदम महा इंपॉर्टेंट सवाल है सर। हाँ, आना। कहता है क्या सर, एकदम सीरियस हो जाओ। ठीक है, एकदम मुंड में आ जाना सर, पढ़ाई के टाइम एकदम मुंड में रहना। ठीक है, कहता है मनुष्यों में कार्बन कहता है मनुष्यों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य जो होता है सर वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, तो ये जो शरीर में परिवहन होता है वो कैसे होता है। मनुष्य जो होता है सर वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो ये मनुष्य में जो इसका परिवहन होता है वो कैसे होता है, इसी को हमको बताना है और यही आपको 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो 2 सीटिंग में से देखो सर, देखो ये पहली बात तो ये समझ लो कि आपको 5 नंबर वाला सवाल यहां से तो क्लियर हो ही रहा है और साथ ही साथ आपको इसमें 2 नंबरियों सवाल क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 नंबरिया सवाल बनाने के लिए पहले आपको इसमें 2 नंबरियों लिखना पड़ता है, 2 तो एभव जाता है। अगर ये 2 नंबर में पूछेगा सर तो कम में लिखेंगे, लेकिन ये 5 नंबरिया सवाल है सब है। ठीक है, ये सब कभी भी 2 नंबर में नहीं आया। ठीक है, लेकिन 2 नंबरियों सवाल इससे क्लियर हो जाएगा, है ना। यही नहीं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर भी हो जाएगा सर। ठीक है, तो अगर आप शिद्दत से इस पूरा क्लास को देख लोगे ना तो आपका 10 नंबर सर यूं ही क्लियर हो जाएगा। कहाँ गया फोन, इसका 10 नंबर आपका क्या हो गया सर, ये यूं ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है सर, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से हम लोग मोहब्बत से देखेंगे। चलो आ जाना। कहता है क्या सर कि मनुष्यों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का परिवहन कैसे होता है। कहता है मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा, मेरे साथ बोलना, सब कोई बोलेगा, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। हमने क्या बोला है, थोड़ा सा सीरियस आना सर, थोड़ी सी सवाल की ओर सीरियस आना सर, इसको इधर करो थोड़ा सा। हाँ, सवाल की ओर थोड़ा सा सीरियस आ जाना, क्योंकि सवाल बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। ठीक है, ये सवाल एकदम बड़ा मज़ेदार है सर। हमने क्या बोला है कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित
मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित, रक्त में मतलब ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। अच्छा, अब सोचो सर, इसका परिवहन कैसे होता है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है सर? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? हीमोग्लोबिन, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक की मदद से होता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब नीचे आना, यह वर्णक फेफड़ों के, यह वर्णक फेफड़ों के वायु कोश में उपस्थित, यह वर्णक, यह जो वर्णक है सर, यह वर्णक फेफड़ों के वायु कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर, कहाँ से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है? तो फेफड़ों के वायु कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, फेफड़ों के वायु कोश में उपस्थित वायु से, उपस्थित वायु कोश में उपस्थित, फेफड़ों के वायु के कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन के ग्रहण कर इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में विकसित कर देता है। शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में क्या करता है सर? ये विकसित कर देता है। क्या कर देता है? विकसित कर देता है। ठीक है, क्या करता है सर? ये विकसित कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? विकसित कर देता है। पुनः यह उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अभी और नीचे है, अभी इसका आंसर और नीचे है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक बार हम लोग दोबारा यहाँ तक देख लेते हैं। ठीक है, कहता है मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। यहाँ तक क्लियर। फिर कहता है सर, यह वर्णक फेफड़ों के वायु कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन के ग्रहण कर इसे शरीर के विभिन्न, ऑक्सीजन के ग्रहण कर इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में विभिन्न कोशिकाओं में विस्तृत कर देता है, फैला देता है। विस्तृत मतलब फैला देता है, विस्तृत कर देता है। पुनः यह उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके नीचे आना, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर रक्त के परिवहन द्वारा, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर रक्त के परिवहन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाता है। फिर क्या करता है? उत्पन्न कर फेफड़ों तक पहुंचाता है, फेफड़ों तक पहुंचाता है। फेफड़ों द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकाला दिया जाता है। तो आपको पता है सर कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर ही निकलता है, तो यही बात को हमने लिखा है। ठीक है, एक बार सर हम लोग फिर से देखते हैं शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि मेरा कहना है सर, अच्छा हमने एक वीडियो बनाया है सर। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा कि पढ़ा हुआ एग्जाम तक याद कैसे रखे, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, या यूट्यूब पे जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि सर देखो उसमें हमने एक तकनीक बताया, 3 गो टिप्स बताए हैं। ठीक है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टिप्स है सर। ठीक है, सफलता के पीछे वो 3 टिप्स का ना बहुत बड़ा राज है। ठीक है, तो वो जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, आना, हमने क्या बोला सर, थोड़ी सी एक बार शिद्दत से देखना, प्यार से देखना, मोहब्बत से देखना मेरे यारों, और कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि ये क्लास कैसा लग रहा है। आना, कहता है सर देखो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तो आपको लंबा का सवाल तो जेबे करेगा। कहता है मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक से होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहता है यह वर्णक फेफड़ा के वायु कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में विस्तृत कर देता है। विस्तृत मतलब फैला देता है। पुनः यह उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर रक्त परिवहन द्वारा, उत्पन्न मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, फिर उसे रक्त परिवहन द्वारा, फिर उसे किसके द्वारा? रक्त परिवहन द्वारा
फेफड़ों तक पहुंचाता है, वही फिर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेता है, फिर रक्त परिवहन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाता है। फेफड़ा द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से क्या करता है, बाहर निकाल दिया जाता है सर। तो फेफड़ा द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के क्या करता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है आना। और एक बात मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूं सर, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सुन लेना इस बात को, क्योंकि देखो ये बात जो है ना सर वो आपके ही लायक है, क्योंकि ये बात आपके सिवा और कोई और सुनने वाला है नहीं, ठीक है। देखो सर, अगर चाहते हैं कि सर हमें ये सब पूरा क्वेश्चंस का हमें को पीडीएफ मिल जाए, ये सब पूरा क्वेश्चंस का आपको अगर पीडीएफ चाहिए, क्योंकि हमने साइंस में 110 सब्जेक्टिव करवाए, जिसमें लघु प्लस दीर्घोत्तरीय दो टाइप का सवाल है, ठीक है, लेकिन दीर्घोत्तरीय उसमें कम था, इसलिए सर हमने दीर्घोत्तरीय और करवा रहे हैं। तो ये सब सारा कुछ का आपको पीडीएफ जो है सर वो आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, ये सब का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स वो आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा सर, ठीक है, जहां पे आपको पे करना पड़ेगा 99 रुपया। कहेगा सर हम वो 99 रुपया भेजेंगे कहाँ, तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा सर, इसी नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो फिर आपको इधर से ओके का मैसेज चला जाएगा, और पिछला पीडीएफ जितना सबके पास भेजा गया होगा वो सारे पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा, फिर आप उसे मजे में पढ़ते रहिएगा। अच्छा एक बात और है, जो लोग जीबी व्हाट्सअप चलाते हैं ना सर, तो प्लीज़ जीबी व्हाट्सअप आप डिलीट करके नॉर्मल व्हाट्सअप यूज़ कीजिएगा, व्हाट्सअप बिजनेस चाहे व्हाट्सअप, तब आपको प्राइवेट ग्रुप से आपके तक पीडीएफ जाएगा। जीबी व्हाट्सअप अगर आप यूज करते हैं तो आपके पास प्राइवेट ग्रुप से पीडीएफ नहीं जा पाएगा, ठीक है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है सर। बहुत सारे 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट ग्रुप में जुड़ा हुआ लेकिन वो जीबी व्हाट्सअप यूज करता है तो उसके तक पीडीएफ नहीं जा पाता है, ठीक है, आ जाना। अब क्या बात है सर कि आप इस नंबर पर कॉल नहीं कर सकते हैं, हाँ नहीं कर सकते हैं बाबा, मेरे पास 2-4 हज़ार टीम क्रिएटर नहीं है, अगर 2-4 को 20 अगर लोगों को हटाते ना तो फिर 99 रुपये की जगह लेते 299। हाँ तो सर उसमें देखो कुछ नहीं करना है आपको, वो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे जो दिखाई नंबर दे रहा है ना, वो व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, वो व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है सर। ज़्यादा मत कीजिएगा वरना नंबर ब्लॉक कर देगा सर, हम लोग का भी मजबूरियाँ हैं, मेरी भी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। बट आप पेमेंट कर दीजिएगा पे फोन चाहे पेटीएम से, खुद से चाहे अपने दोस्तों से या अपने चाचा से, किसी से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ज्वाइन कर देगा सर, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सर वो मेरा सब कुछ है, ठीक है। चलो आना सर, हम लोग आते हैं एक नया सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, ये सवाल तो तुमको 1 पेज से प्लस में जाएगा सर। ये सवाल कहता है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के हैं, कारण एवं निवारण के साथ वर्णन करें। कहता है दृष्टि दोष पूरा, मतलब जो पूरा मानव नेत्र का दृष्टि दोष पढ़ना है, इसमें पूरा लिखना है, ठीक है। इससे तो देखो आप 2 नंबरिया में एकदम 2-3 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, इसी से 2 सवाल तो पक्का 2 नंबरिया में क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के हैं, या उसका निवारण क्या है, इसका कारण क्या है, ये सब कुछ वर्णन करना है सर एकदम सटीक तरीका से, ठीक है। चलो सर हम लोग आते हैं अपनी सवाल की दुनिया में। हिम्मत नहीं हारना है सर, क्योंकि जिसने हिम्मत हारा वो अपना सपना को तोड़ा। हाँ सर हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत कौन हारता है सर, हम लोग शेर के बेटा है सर, हम लोग बिहार वाले लोग हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं सर। बिहार, यूपी, झारखंड वाले लोग हिम्मत नहीं हारते हैं सर, समस्या से लड़ते हैं, डरते नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि हम लोग बब्बर शेर नहीं बब्बर शेर है, ठीक है। आना कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना सर, कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के हैं, कारण एवं निवारण। मतलब बोला है सर कि दृष्टि दोष को आप परिभाषित कीजिए, ठीक है, परिभाषा बताइए, इसके बाद यह कितने प्रकार के हैं वो बताइए। ये 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। इसका कारण क्या है, दृष्टि दोष होने का कारण क्या है हमको वो भी बताना है, और इसका निवारण। अब ये दृष्टि दोष का निवारण हम कैसे कर सकते हैं, उसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं, हमको ये सब कुछ बताना है, ठीक है सर। थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखना, एकदम 2 सीटिंग में से 1 सीटिंग में फंसेगा, एकदम फंसेगा तो फंसेगा सर, हाँ, और ना फंसेगा तो हम फंसाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, हम ही फंसा देंगे। आ जाओ, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना सर। पहले हम दृष्टि दोष को परिभाषित करते हैं। कहता है थोड़ी सी गौर करना एकदम शिद्दत से, दृष्टि दोष क्या है, ठीक है। कहता है नेत्र की वैसी दोष जो दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं।
कहने का सेंस क्या है कि निकट स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाता है तो ऐसे केस में दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। हमने क्या बोला सर? हमने बोला है कि अगर पास की वस्तु चाहे दूर की वस्तु हो, अगर उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है तो ऐसे केस में हमारे आंख में एक दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है सर, हमने यही बोला है। ठीक है, आ जाना। कहता है दृष्टि दोष क्या है? अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, अगर उसको देख करके बता दे रहे हैं कि ये तो मतलब एनर्जी अथी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका प्रतिबिंब तुम्हारे रेटिना पर बन गया है। ठीक है, चलो आना क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है दृष्टि दोष क्या है? कहता है नेत्र की वैसी दोष जो दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर, रुक जाओ सर, थोड़ी सी शिद्दत से रुको तो उसको, हाँ ऑन रहने दो ना उसको सर, उधर ऑन था। ठीक है, आना। कहता है कि थोड़ी सी गौर करना कि नेत्र की वैसी दोष जो दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, मतलब रेटिना पर नहीं प्रतिबिंब बनाता है, मतलब क्षमता खो देता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। मैंने कितना शिद्दत से लिखा, एक बार मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए ना सर, जहाँ पे बैठे हैं वहीं से बोलिए ना, क्या होगा? प्यार होगा। कहता है क्या कि नेत्र की वैसी दोष जो दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए आइएगा सर, अब हमें क्या बताना है कि यह कितने प्रकार का होता है। यहां तक का हमने परिभाषा दे दिया, अब इसका परिभाषा देना है कि यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चलो आ जाना, अब यहाँ पे आना। कहता है क्या सर कि दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हमने क्या बोला है कि दृष्टि दोष जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आ जाना 1 नंबर में निकट दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आना। दूर दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। फिर क्या है? जरा दृष्टि दोष। आना। निकट दृष्टि दोष बोले ना सर, तो इसमें कौन सी वस्तु आपको दिखाई नहीं देता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आ जाना। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु आपको क्या होगा? दूर की वस्तु आपको दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे केस में हमारा दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष जो होता है सर, इसमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देता, ना तो दूर की ना तो पास की वस्तु। तो हमने क्या बोला है कि निकट में होता है ना सर, क्या कि निकट की वस्तु दिखाई देता है, इसमें निकट का वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। हमने क्या बोला है सर कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तब अगर आप निकट की वस्तु को देख रहे हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपके आंख में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, आ जाना। अगर आपको दूर की वस्तु दिखाई देता है, ठीक है, और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता, इसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको दूर दृष्टि दोष हो रहा है। और दूर दृष्टि दोष का समंजन क्षमता जो होता है वो प्लस में होता है। अगर आपके चश्मे में प्लस चार्ज लगा हुआ है, ऐसे हमारे चश्मे में भी प्लस है क्योंकि अधिकांशतः स्टूडेंट के चश्मे में प्लस चार्ज होता है। अगर आपके आंख में प्लस चार्ज लगा हुआ है चश्मे में, इसका मतलब आपके दूर दृष्टि दोष है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको दूर की वस्तु ही दिखाई देता है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आ जाना। दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आ जाना। लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, हाँ ठीक तो बोले। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष बोले ना सर, तो ना तो पास की वस्तु दिखाई देगा ना तो दूर की वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, आ जाना। इसको निवारण करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसे निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसे निवारण करने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो आ जाना सर। हम लोग तो प्रकार को लिख दिए हैं, अब हमें क्या बोला था सर? अब हमको बोला था, कहाँ गया, हमको बोला था सर कारण, करें गया, रुको, हमको क्या बोला था सर कि कारण बतावे, इसका कारण।
हाँ ना, हम लोग एक नंबर से चलते हैं। एक नंबर में क्या है सर, हम लोग एक नंबर में चलते हैं, ठीक है। एक नंबर में हमारा क्या था, निकट दृष्टि दोष का कारण हम लोग लिखते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का कारण, पहले निकट के बताएंगे, फिर दूर को बताएंगे, फिर जरा दृष्टि दोष को बताएंगे। तो निकट दृष्टि दोष का कारण, ठीक है, कहता है निकट दृष्टि दोष के दो कारण हो सकते हैं। निकट दृष्टि दोष, अगर किसी इंसान को निकट दृष्टि दोष आ रहा था, इसको दो कारण हो सकता है। अगर किसी इंसान को निकट दृष्टि दोष हुआ है या हो रहा है, या मतलब निकट दृष्टि दोष होल है, तो ऐसे केस के उसके आंख में दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। पहला कारण क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। आय मैंने बोला नेत्र गोलक को लंबा हो जाना, ठीक है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस का नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, हमने क्या लिखा है सर, हमने लिखा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। हमने लिखा है सर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसी को 2 नंबर में कहता है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, ठीक है, या फिर इसका दूसरा कारण हो सकता है कि नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। तो ऐसे केस में आपके आंख में निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है, या फिर नेत्र गोलक का लंबा जब हो जाएगा तब भी आपके आंख में निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, ठीक है सर। तो हमने इसका कारण बताया। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है, अगर आपको निकट दृष्टि दोष हुआ तो आपके पास 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। 2 नंबर में इसका दूसरा कारण कहता है नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। नेत्र लेंस को आवश्यकता से क्या अधिक मोटा हो जाना। फिर हमको इसका क्या पूछा था, उपचार। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार, ये निकट दृष्टि दोष का उपचार है, ठीक है, ये निकट दृष्टि दोष का उपचार है। कहता है इस दोष को दूर करने के लिए प्रायः अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। हमने क्या बोला है सर, हमने क्या बोला है कि निकट दृष्टि दोष का जो उपचार है वो इस दोष को दूर करने के लिए प्रायः अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। मतलब इस दोष को दूर करने के लिए प्रायः अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। किस लेंस के चश्मे का, तो अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आना इसी में दूर दृष्टि दोष का कारण पहले देखेंगे। दूर दृष्टि दोष का कारण, ठीक है, आ जाना। हम लोग पहले क्या देखेंगे, दूर दृष्टि दोष का कारण। क्या देखेंगे, दूर दृष्टि दोष का कारण, ठीक है। आना क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है दूरदृष्टि दोष का कारण हम लोग देखेंगे, ठीक है। आना कहता है सर कि इसके निम्न 2 कारण है। इसके कितने कारण है, इसके 2 कारण है, ठीक है, इसके भी 2 कारण है। दूरदृष्टि दोष का भी कितने कारण है, 2 कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष का भी कितने कारण है, तो 2 कारण है, ठीक है। पहला कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। उसमें क्या था, नेत्र गोलक का मोटा हो जाना। निकट में क्या था, नेत्र गोलक का मोटा हो जाना, इन्हें है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। फिर कहता है अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। वहां पे था नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। यहां पे क्या, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है इसके निम्न 2 कारण है। दूरदृष्टि दोष होने का 2 कारण है। पहला कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसका जस्ट उल्टा था निकट दृष्टि दोष, दूर में इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। आना फिर कहता नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। वहां पर हमने क्या लिखा था, नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। देखो कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा बसता है, कहाँ गया रे, नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। ये लंबा हो जाना तो ये छोटा हो जाना, ये लंबा हो जाना तो ये छोटा हो जाना। यहाँ पे क्या था, ये मोटा हो जाना तो ये पतला हो जाना। अब हमारा दूरदृष्टि दोष का उपचार, दूरदृष्टि दोष का क्या उपचार को देखते हैं। दूरदृष्टि दोष का क्या उपचार को देखते हैं, ठीक है। चलो आना कहता है क्या सर कि इसका उपचार क्या, मतलब इसका निवारण क्या है। निवारण को ही हम लोग कहते हैं उपचार, ठीक है। ये उपचार जो है वो निवारण को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपचार कहते हैं। कहता है इस दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगर जिन इंसान के आंख में दूरदृष्टि दोष हो गया है तो इसको खत्म करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो यही बोला गया है सर क्या कि इस दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस के
चश्मे का उपयोग किया जाता है। इस दोष के खत्म करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? और निकट दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, चलो आ जाना सर, हम लोग आते हैं इसी में। अब हमारा 3 नंबर में क्या था? जरा दृष्टि दोष। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, आ जाओ। जरा दृष्टि दोष कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। बाबू रे बाबू, ये गाना बड़ा पुराना हो गया सर, हम ये गाना नहीं गाएंगे। आज इसके बाद संकल्प लेते हैं ना कि गाने नहीं हम अब गाएंगे, अब नया नया गाना सीखेंगे तब गाएंगे सर, क्योंकि ये सब गाना ना बहुत पुराना हो गया। ऐसे कौन मार, हम अच्छा गाना गाते हैं सर, ऐसे भी तो अच्छा गाना नहीं है ना गाते हैं क्या? देखो एकदम खुश रहना है सर, एकदम हमेशा। देखो मैं हम आप लोग के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता हूँ सर, बस मेरा एक ही खुशियाँ हैं, आप सब खुश रहिए बस, तभी हम खुश रह पाएंगे। ठीक है, और आप लोग की खुशी के लिए सर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इसीलिए सर मैं आपके सामने इतना शिद्दत से प्यार से मेहनत करता हूँ सर। देख रहे हो ये सारे सवाल को हमने अपने हाथों से लिखा सर। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था सर कि टाइपिंग मत कराइए, टाइपिंग वाला कुछ कुछ वर्ड ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर हमने बोला टाइपिंग मत, नहीं कराऊंगा। टाइपिंग वाला थोड़ा सा डेफिनेशन जो होता है ना वो थोड़ा सा अंतर हो जाता है, हमने बोला नहीं कराऊंगा, छोड़ दो, हाथे से लिखूंगा सर, लेकिन जो आपको पसंद है मैं वही करूंगा, क्योंकि आप सब ने मेरे को प्यार किया है सर। तो बस प्लीज़ सपोर्ट करते रहना भाई को अपना। ठीक है, और आप सबके लिए सर रिजल्ट तो फिर मैं खैर मैं देता ही रहूँगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। ठीक है, चलो आना। कहता है क्या था सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है जरा दृष्टि दोष क्या है, आपको पता नहीं होगा भाई। हम लगभग ना सुबह से पढ़ाना चालू करते हैं, कभी हमको फुर्सत नहीं मिलता है सर। जब एनर्जी खत्म हो जाता है ना सर पूरे बॉडी में, तब इसका सेवन करते हैं। सोचो ऐसा इंसान आपको कहाँ मिलेगा? तो ऊपर भी मैं आप लोग को नहीं बताता हूँ सर, क्यों बताऊँ आप लोग को? बस शिद्दत से तुम सोचो कि हमारे टीचर इतना मेहनत करते हैं हमारे लिए, इसका मतलब मेरा भी दायित्व बनता है कि हम भी मेहनत करें। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़िए सर, मैं आपके साथ हूं और जिंदगी में हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, चलो आना। कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि जरा दृष्टि दोष। अच्छा 3 नंबर जरा दृष्टि दोष। अच्छा देखो, अच्छा यहाँ पर हमने इसका परिभाषा भी लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम कारण लिखे, इसके बाद हम उपचार लिखे। ठीक है, चलो जरा दृष्टि दोष का परिभाषा भी लिखिए दिए तो आ जाओ। ऐसे आप ये वाला यहाँ से यहाँ नहीं भी लिखिएगा ना तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें परिभाषा नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है प्रकार और कारण, तो हमने इसका जरा दृष्टि दोष का परिभाषा भी लिख दिया। ठीक है, आप यहाँ से ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कहता है क्या कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तु दिखाई देता है, ना तो निकट की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देता है, वह जरा दृष्टि दोष कहलाता है। कहता है सर कि जरा दृष्टि दोष के केस में व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु दिखाई देता है ना तो दूर की वस्तु दिखाई देता है, तो ऐसे केस में उसके आंख में जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। हमने क्या बोला है कि कहता है सर क्या कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें ना तो निकट की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देता है, वह जरा दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, हमने यही लिखा है सर। कहता है वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देता है, वह जरा दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, अब इसके हम लोग कारण पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं सर? कारण पे आते हैं। ठीक है, कहता है वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना। देखो सर, नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना मतलब सिलियरी मसल्स जो होता है ना, यहाँ पे आँख के आगे ना 2 मांस लटका हुआ था ऐसे से। ठीक है, ये दोनों ऐसे ऐसे करता है ना सर, ये ऐसे होता है ऐसे होता है, तभी आप कभी दूर की वस्तु पे कैच करते हैं, कभी पास की वस्तु पे कैच करते हैं सर। इसका मेन कारण यही है। ठीक है, तो लचीलापन कम हो जाना। और ये जो होता है ना जरा दृष्टि दोष जो होता है ना, वो अक्सर 40 साल बाद होता है। ठीक है, जब इंसान का उम्र 40 साल प्लस हो जाएगा ना, तब आपकी आंख में जरा दृष्टि दोष होगा। ठीक है, हमें लोग इतना बोलते हैं सर ज़्यादा दिन थोड़ी जिंदगी जी पाएंगे, लेकिन मेरा टारगेट है 120 साल आना। कहता है सर क्या, थोड़ी सी गौर करना कि वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना। ठीक है, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो जाता है तो लचलचाना कम हो जाता है आँख, तो दूर की वस्तु और पास की वस्तु पे कैच नहीं कर पाता है। इसका पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या है कि सिलियरी पेशियाँ
की समंजन क्षमता घट जाना, सिलियरी पेशियां की समंजन क्षमता घट जाना, क्योंकि बुढ़ापा हो जाएगा तो घट ही जाएगा। अब इसको उपचार करने के लिए सर हम लोग बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इसका उपचार। कहता है इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये जो बाइफोकल लेंस है ना सर, ये जो बाइफोकल लेंस है ना, ये बाइफोकल लेंस जो है ना वो हमारा दो लेंस से मिलकर बना है, एक उत्तल लेंस और एक क्या, अवतल लेंस। ये जो है बाइफोकल लेंस कोई नया लेंस नहीं है, ये हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस से मिलकर बना है, ठीक है। ये बाइफोकल लेंस का ऊपरी भाग जो होता है वो अवतल लेंस या उत्तल लेंस इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये बाइफोकल लेंस कोई नया लेंस नहीं है, ये उत्तल और अवतल लेंस से मिलकर के ही बना है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर? शिद्दत से बता देना मेरे भाई कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। देखो ये भी सर आपको 5 नंबर में पक्का आएगा सर, ठीक है। और शायद हम लग रहा है ये 120 वाला सीरीज में हम ये पढ़ाए हैं सवाल को, ठीक है। लेकिन सर हम जिसको पढ़ा दिए हैं उसको भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। आओ, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना सर। कहता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आना, कहता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अंतर है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अंतर है, ठीक है। 1 नंबर की तरफ आना। कहता है क्या सर, 1 नंबर में एक तरफ आपको मेंडलीफ लिखना है, एक तरफ आपको आधुनिक की आवर्त सारणी लिखना है, ठीक है। कहता है यह तत्व के परमाणु अब द्रव्यमान पे आधारित है। देखो मेंडलीफ जी ने पीरियोडिक टेबल को तैयार कर दिया था, ठीक है, बट उन्होंने एलिमेंट को जो सजाए थे तो वो परमाणु द्रव्यमान पे सजाए थे, लेकिन उसी को आधुनिक आवर्त सारणी जब आया तो उसको परमाणु संख्या पे सजा दिया, पूरा पीरियोडिक टेबल फिक्स हो गया। आना, तो ये कहता है सर कि यह तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मतलब मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, लेकिन कहता है यह तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो तत्व के परमाणु संख्या पर है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पे है, ठीक है। चलो आना, अगला क्या कहता है, इसमें उपसमूह ए तथा बी एक ही वर्ग के अंतर्गत है। आधुनिक आवर्त सारणी में उपसमूह ए और बी एक ही वर्ग के अंतर्गत है, ठीक है। फिर इसमें क्या कहता है कि इसमें उपसमूह ए तथा बी को अलग अलग वर्गों के रूप में रखा गया। इसमें क्या है कि इसमें उपसमूह ए तथा बी एक ही वर्ग के अंतर्गत है, लेकिन इसमें उपसमूह ए तथा बी को अलग अलग वर्गों के रूप में रखा गया, ठीक है। आना 3 नंबर की तरफ। कहता है इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्तियां, ये क्षैतिज मतलब होता है सर ये आवर्त, ठीक है। क्षैतिज मतलब क्या होता है, आवर्त। क्या होता है, आवर्त। कहने का सेंस है कि इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्तियां एवं 8 उदर्ग स्तंभ। ये उदर्ग स्तंभ का मतलब ही होता है क्या, वर्ग। माने कहने का सेंस है कि जब मेंडलीफ का आवर्त सारणी था तो उसमें 6 गो आवर्त था और 8 गो उदर्ग स्तंभ था, मतलब वर्ग था। जब आधुनिक मेंडलीफ के आवर्त सारणी था तो इसमें 6 गो क्षैतिज पंक्तियां था और 8 को उदर्ग स्तंभ था, लेकिन इसमें कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, मतलब 7 गो क्या है, आवर्त है, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में, और 18 गो उदर्ग स्तंभ है। 18 उदर्ग स्तंभ बोले सर मतलब वर्ग है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं उस आवर्त सारणी में 18 गो वर्ग है, और वर्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं, उदर्ग स्तंभ, और 7 गो सर वो हमारा क्या है, आवर्त है। आवर्त बोले तो क्षैतिज पंक्तियां, ठीक है। आना, अब थोड़ी सी हम लोग आते हैं सर इसके आगे वाला पॉइंट पे। आगे वाला पॉइंट क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है क्या कि इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है सर। फिर कहता है क्या कि इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया। देखो कहाँ गए पीरियोडिक टेबल, दो तो यहाँ से, हाँ देखो सर यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, ये हमारा पीरियोडिक टेबल हम दिखाऊंगा जहाँ पे हम पढ़ाते हैं वहाँ पे दिखाऊंगा मैं। पूरा बुक हमारा सजा हुआ रहता है, ठीक है, कभी कभी दिखाऊंगा तुम लोग को। देखो ये आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है। ये देखो 18वां वर्ग है, ठीक है। कौन वाला, ये वाला सबसे अंतिम वाला, देखो ये वाला, ये जो 18वां वर्ग है इसमें जितना भी ये तत्व ये सब है ना, ये अक्रिय गैस है, ठीक है। तो यही बोला गया सर कि इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया, किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में, और इसमें अक्रिय गैस को कोई स्थान नहीं है, ठीक है। आ जाना, कहता है इसमें कई दोष है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में बहुत प्रकार का दोष है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है सर मेंडलीफ के आवर्त
सारणी के लगभग सभी दोष को दूर हो गए। आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें मेंडलीफ के जितना भी दोष था, इनका जितना भी दोष था आवर्त सारणी में, वो सारे आवर्त दोष को आधुनिक आवर्त सारणी में दूर कर दिया गया। ठीक है, तो हमने यही बात आपको बोला। ठीक है, कुछ नया नहीं बोले सर, सब कुछ वही बोले जो इसमें बोल रहा था। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाइयाँ एक बार हम लोग देख लेते हैं। कहता है यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर है, यह तत्व के परमाणु संख्या पे है। कहता है इसमें उपसमूह ए तथा बी एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसमें उपसमूह ए तथा बी को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। कहता है इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्तियां और 7 उदर्ग स्तंभ है, 8 उदर्ग स्तंभ है। इसमें कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां और 18 उदर्ग स्तंभ है। कहता है सर इसमें एक अक्रिय गैस का कोई वर्ग स्थान नहीं है। कहता है इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया। कहता है इसमें कोई दोष है, कई दोष है, इसमें कई दोष है। इसमें मेंडलीफ के आवर्त सारणी के लगभग सभी दोष को क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। सर देखो थोड़ी सी सर यूट्यूब चैनल को लेकर के सर थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। ठीक है ना, तो आप लोग को तो हम बताए ही थे, तो वो सारा दिक्कत ठीक हो गया। ठीक है, टेक्निकल टीम के कारण सर थोड़ी से ऐसे हो जाता है कभी कभी। ईमेल आता है सर, तो एक ईमेल आया था मेरे पास, हम उसको अलाउ कर दिए थे। ठीक है, तो पता नहीं वही सब के कारण से हो गया था, तो सर उसी में थोड़ी सी आज हम बिजी हो गए थे। ठीक है, इसलिए सर आपके हम सामने बस इतना ही सवाल को आज हमने सेट किया था। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में तो हमेशा से मेरा कोशिश रहेगा कि 7 से 8 सवाल हम नॉर्मली आपको लाएंगे 5 नंबरियों में। ठीक है, और 4 से 5 क्लास लेंगे और सारे सवाल को हम लोग भूंज के रख देंगे। ठीक है, तो बस उम्मीद है कि आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से क्लास को करते रहना है। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है सर, क्योंकि जिनको लगता है उम्मीद कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम पास नहीं कर पाएंगे, उनके पास ये सब सारे क्लासेस का लिंक शेयर कर देना सर। और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, बहुत सारे क्लासेस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी क्लासेस कर लेना, टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, तो थैंक यू सर, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस।